सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में पहले हमने निर्धारित किया था कि हम दो विषयों पर बात करेंगे, एक राष्ट्रीय के संदर्भ में, एक अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, उसके मद्देनजर हम एक ही विषय पर केंद्रित रहते हैं। हमारा आज का विषय इमरान खान, सयाने या नादान। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे इमरान खान जिस तरीके से विभिन्न आरोपों से और सियासी घटनाक्रम से घिरे हुए हैं, उसके बीच में जिन नुस्खों के साथ वह अपने आप को वजूद में बनाए रखने की कोशिश में, उसके चलते ये सवाल है वो सयाने या नादान है। अभी पाकिस्तान की सियासी का केंद्र संसद नहीं है, अब सियासत के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर विपक्ष भी पहुंचा हुआ है, जहां पे सत्ता पक्ष भी पहुंचा हुआ है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जानना चाहा है कि कल जो कुछ भी संसद में घटित हुआ था वो कितना कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के तहत आज दिन भर सुनवाई चली, लेकिन पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी की बात अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कल फिर से सुनवाई होनी है। लोग को जानने में दिलचस्पी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में करेगा क्या जिस तरीके से इमरान खान ने विपक्ष के गोलबंदी को धता बताते हुए यकायक अपनी संसद को भंग करा दिया और साथ ही अगले आम चुनाव का ऐलान करा दिया राष्ट्रपति के माध्यम से, क्या उस कदम को सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगेगी या सुप्रीम कोर्ट उस पूरी कार्रवाई को अवैध करार देते हुए नए सिरे से पूरी कार्रवाई करने की शुरुआत करेंगे। जानना यह भी है कि देश में सत्ता में रहे इमरान खान लगातार जनता से आह्वान कर रहे हैं सड़क पर उतरने का। क्या वहां पे वाकई जनता उनके आह्वान पर सड़क पर उतर रही है? जानने में दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स आज धरने पर भी बैठने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स अमेरिका जैसे मुल्क को अपने यहां दखलंदाजी करने की बात कह रहा है। क्या इन सबके बीच में इमरान खान अपने सियासी वजूद को बचा पाएंगे? इमरान खान की ये कोशिशें क्या दीर्घकालिक राजनीति के लिए फायदेमंद साबित होगी? क्या इमरान खान जिस गुर्बत की दिशा में जा रहा है, ऐसा स्वयं इमरान खान बता रहे हैं कि हमारे मुल्क की कोई इज्जत नहीं है, उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, क्या इन कोशिशों से पाकिस्तान और खुद की इज्जत इमरान खान बना पाएंगे, बचा पाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और पड़ोसी मुल्क की सियासत पर केंद्रित इस गंभीर चर्चा में कुछ अलग पहलुओं को खोजने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है, इट इज एज हार्ड एंड सर्वर अ थिंग्स टू बी अ ट्रू पॉलिटिशियन एज टू बी ट्रूली मॉरल। अच्छा, इसका आशय ये कि सच्चा राजनीतिज्ञ होना उतना ही कठिन और दुष्कर कार्य है जितना सच्चा नैतिक व्यक्ति होना। बेकन के द्वारा यह विचार दिया गया था। इमरान खान पिछले कुछ समय से लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 75 साल के पाकिस्तान के इतिहास में वस्तुतः कोई नैतिक आधार पर व्यक्ति आया है सत्ता में, तो वह आए हैं जो पाकिस्तान से वाकई प्यार करता है, पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात को सुधारना चाहता है और पाकिस्तान को विश्व पटल पर एक अलग पहचान और सम्मान दिलाना चाहता है। पर जो दावा इमरान खान कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा वहां की जनता कर रही है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या पाकिस्तान के संदर्भ में इमरान की ईमानदारी से की जा रही सेवा से विपक्ष बौखलाया हुआ है, या इमरान नैतिक मूल्यों की दुहाई देते हुए तमाम अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, जिसके चलते विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? सेना भी इस समय किस भूमिका में है, इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सेना की भूमिका को तलाशने की कोशिश चल रही है, चाहे वह पाकिस्तान के संदर्भ में और चाहे भारत के तमाम मीडिया जगह से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में। तो समझने की कोशिश करते हैं आखिर पाकिस्तान के हालात हैं क्या। हमें समझाने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं, जो पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। हमारे साथ राणा अली जोहेब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर इन चीफ हैं राज टीवी पाकिस्तान के। आजमा तुर्कम, CEO तुर्कम फाउंडेशन, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ हैं। तैयबा अब्बासी भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, और साथ ही कर्नल JS सोडी, रक्षा विशेषज्ञ, वह भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं सीधे शहजाद साहब से करना चाहूँगा। क्या चल रहा है शहजाद साहब पाकिस्तान में? हमारा विषय इमरान, सयाने या नादान। कई लोग बता रहे हैं क्या मूर्खताएं हो रही हैं, कई लोग बता रहे हैं विपक्ष जितनी भी तैयारी थी सबकी हवा निकाल दी। आप जैसा अनुभवी पत्रकार और संपादक अपने मुल्क के प्रधानमंत्री की इन कोशिशों को क्या समझ पा रहा है?
डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे शुरू से ये लगता है कि हमारे यहाँ से मुराद है बर सगीर पाको हिंद में जी। जो पॉलिटिक्स है उसका सियासत, उस सियासत का अखलाकियात या कानून और मुआशरत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोग यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं और इस पे कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। इमरान खान को यकीनन मुझ समेत बहुत सारे लोग को बेहतर इंसान समझते हैं बाकियों की निस्बत, जी। लेकिन माजरत के साथ कल जो कुछ हुआ उस पे हर आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि अगर हर एक ने आइन और कानून को मुंह की नाक समझ के मरोड़ने का और अपनी अपनी मर्जी की शक्ल देने का सिलसिला जारी रखा तो फिर इससे अल्टीमेटली कोई बेहतरी नहीं होगी। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पहल इमरान खान ने नहीं की, लेकिन मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। जी। अगर उनके अरकान असम्बली को तोड़ा गया, चाहे पैसे देके, लालच देके, डरा के या जिस तरह से भी, तो वो भी कोई कानूनी और आईनी हरकत नहीं थी। उसका मुकाबला करने के लिए स्पीकर की रूलिंग आ गई है, तो स्पीकर की रूलिंग के तहत वो एक दफा तो इस समझिए जेल से निकल गए हैं, इस सिचुएशन से निकल गए हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जेर समात है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जाहिर है ये तो उनका अपना इस्तेहकाक है, लेकिन मैं आपको माजी से बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का माजी में रवैया क्या रहा है। जी। जनरल जिया ने अपने दौर में जब इंतखाबात करवाए थे तो कुछ अरसे बाद उन्होंने वो असेंबली तोड़ दी थी। 85 में वो इलेक्शन हुए थे, तो 87 में कहीं वो 87 या 88 में वो असेंबली तोड़ दी गई थी। तो उसको चैलेंज किया गया था। हाजी सैफुल्लाह जो थे वो उस असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया था। वो केस चलता रहा, वो चलता रहा ताकि जो जनरल जिया थे उनका जहाज का हादसा हो गया जी। और वो उसमें चल बसे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि देखिए असेंबली तो गलत तोड़ी गई है, गैर आईनी है, ये जवाज काफी नहीं था असेंबली को तोड़ने का। लेकिन चूंकि कौम इंतखाबात में जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है और यूं भी फ्रेश मैंडेट लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो जी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब इंतखाबात को ना रोका जाए, चूंकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। जी। अब इमरान खान ने कल जो असेंबली तोड़ने की सिफारिश की, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। जी। उसकी वजह इंतजामी वजूहत हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनमें उनके साथ मेरी कुछ अर्सा पहले जो बड़े लोग थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें 5 महीने कम अज कम चाहिए होंगे। अगर इलेक्शन के लिए हमें जब भी कहा जाएगा तो हम 5 महीने में तैयार होंगे। अब 5 महीने तो शायद उनको मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जब असेंबली तोड़ दी जाएगी तो अगले इलेक्शंस जो हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो करना जरूरी होंगे। जी। अब 3 महीने का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। आज सदर मुमलिकत की तरफ से इमरान खान को लेटर लिखा गया और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कि वो जो इंतखाबात करवाने के लिए निगरान सेटअप है, जो केयर टेकर सेटअप है, उसके लिए वजीर आजम का नाम जो है वो तजवीज़ करें। जी। तो इमरान खान ने तो अपनी पार्टी से मुशावरत करने के बाद एक साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम जो है वो तजवीज़ किया है, लेकिन अपोजिशन के लोग जो हैं वो उस लेटर का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है कि ये जो सारा ये एक्सरसाइज हो रही है ये सारी की सारी ये गलत है और गैर आईनी है, इसलिए हम ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कल के होने वाले अमल को लिजिटिमेसी मिले। इसमें समझ में आया। मैं एक बात समझना चाहता हूँ फारूकी साहब, सीधे तौर पे अवाम के तौर पर पाकिस्तान की जनता क्या सोचती है। इमरान खान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, हमने क्रिकेट गली मोहल्लों में खेला जाता है, बड़ी नज़दीकी से देखा। उसमें यह होता है कि जब कोई व्यक्ति मैच हारने लगता है, अपनी बैटिंग हो गई, आप आउट हो गए, दूसरे की बैटिंग की आई तो आपने चाहा कि हम बॉलिंग ना करें, तो पता चला कि आप स्टंप खींच के और भाग के घर चले जाते हैं। क्या इमरान खान ने कल जो कुछ किया है उसको लोग इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि एक हारता हुआ खिलाड़ी मैच का फैसला होने से पहले स्टंप लेके भाग खड़ा हुआ? जनता किस रूप में देख रही है? इमरान खान को एक मसीहा के तौर पर देख रही है, या एक व्यक्ति जो चुनी हुई संसद में अपना बहुमत खो चुका था, साफ देख रहा था कि बहुमत उसके साथ नहीं है, इसलिए उसने मैच में ही रायता फैला दिया? क्या मान रहे हैं लोग, मसीहा या साजिश करता?
अच्छा, इसमें दोनों तरफ ही सूरत हाल जो है, मैं अब आपको बता दूं, पोलराइजेशन मुआशरे में बढ़ गई है जब से इमरान खान साहब सियासी अखाड़े में उतरे हैं। जी तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में उनकी जंग चलती रहती थी। जी जब से ये आए हैं तो इन्होंने अपने कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि हामी पैदा कर लिए हैं, और यहाँ पर इस्तिलाहन जो नून लीग के बहुत अंधाधुंध मानने वाले हैं उनको पटवारी कहा जाता है, जो इमरान खान के मानने वाले हैं उनको यूथिया कहा जाता है, जी और जो पीपल्स पार्टी के मानने वाले हैं उनको जियाली कहा जाता है। तो इन सब लोगों ने अपने अपने हिस्से के बेवकूफ इकट्ठे कर लिए हैं, और आप चाहे जो मर्जी करें, कतई नजर इसके, आपके चाहने वाले आपको उसी तरह से वो समझेंगे, निर्दोष समझेंगे, बेकसूर समझेंगे, और समझेंगे कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। जो लोग तो इमरान खान के साथ हैं वो सारे के सारे अंधाधुंध ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक किया। जी हाँ, कुछ लोग और भी हैं जो किसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने इसलिए ठीक किया क्योंकि वो नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी को, वो जो पिछले कुछ अरसे से एक यहाँ पे प्रोपेगेंडा था कि चोर हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं, जी तो उस प्रोपेगेंडे के तहत वो समझते हैं कि चलें जी, वो तो खानदानी सियासत कर रहे हैं, बाप के बाद बेटा आ जाता है, बेटे के बाद बेटी आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। एक तो ये है कि ये विरासती सियासत नहीं है, जी दूसरा ये है कि इसका कोई खानदानी कारोबार नहीं है जिसको ये बढ़ावा देना चाहता है, इसकी कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि किसी मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल से या पॉलिटिकल एलीट से ताल्लुक रखता हो कि जिनके मुफादात को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हो। तो लोगों को हुस्न ज़न है इनके बारे में, एक जरा अच्छी राय रखते हैं कि शायद ये उस तरह के रवायती सियासतदान नहीं है, क्योंकि अब कुछ अरसे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सियासत आपको बिलाखिर वैसे ही कर लेती है, जैसे कोयले के कान में घुसने वाला आदमी जो है वो बिलाखिर कोयले जैसा हो ही जाता है। तो इमरान खान भी कोई इस्तिस्ना नहीं है या कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, इस वजह से कि अब उन्होंने भी जायज नाजायज का फर्क छोड़ के पॉलिटिकल शॉट्स खेलने शुरू किए हैं, जिसका मकसद सिर्फ जायज ये है। नाजायज का फर्क खत्म कर दिया है। शहजाद अनवर फारूकी साहब बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे साथ में आजमा तुर्खम जी हैं, उनसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो कुछ हालात हैं, पाकिस्तान के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ चीज़ें लोग बताते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इमरान खान के संदर्भ में बड़ी उम्मीद थी कि वह एक अलग किस्म के परिवेश से निकल कर आते, शायद 5 साल पूरा करें, नहीं कर पा रहे। क्या पाकिस्तान के लोग इमरान खान को खतरे में देख रहे हैं या लोकतंत्र को खतरे में देख रहे हैं? जिस प्रकार से तीनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति बैर भाव, दुश्मनी की हद तक रख रहे हैं, क्या उसके बीच में एक बार फिर पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में दिखाई नहीं दे रहा? बहुत शुक्रिया जनाब आपके सवाल के लिए। जी और मैं अपने चूंकि नाम हिंदी में लिखे आ रहे हैं तो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगी जी आप लोगों के नाम। अभी मेरे भाई जो पहले बात कर रहे थे फारूकी साहब। तो पहले मैं इनका जवाब दूंगी, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगी। जी मैंने आज वोट इस्तेमाल नहीं किया, जी और मैं नफ्सियात हूँ, एक इदारे की सरबराह हूँ। मैं ये समझती थी कि हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल स्टैब्ना या राइट पार्टी नहीं है, सारे मोरूसी सियासत को लेके चल रहे हैं। जी तो मेरा कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हुआ था। इन 2013 इलेक्शन मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि पॉलिसीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करना शुरू हो गई थी। एंड आई वाज इन एडल्ट। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके फारिग होते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज पे निगाह रखते हैं। जी तो इन्होंने ये कहा, आपने भी ये कहा कि हारता हुआ खिलाड़ी था तो उसे ये लगा कि आखिरी बॉल है तो वो भाग गया। जी मेरी मैं इस वक्त बाहैसियत पाकिस्तानी होके सोच रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जब मसला आपके नेशनल, आप वन साइडेड होके ना सोचें, आप ये देखिए कि ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उसमें बेस्ट ऑप्शन और लीगल ऑप्शन क्या है। जी राइट। और पिछले कई दिनों से जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, आप मुझे ये बताइए, 3 साल पहले तक तो अपोजिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, महंगाई नजर नहीं आई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब ले आते थे इन गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी या नून लीग, जब जो कोविड की सिचुएशन थी और वो उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। राइट। मैं एज अ सिटीजन होके आपको रिस्पॉन्स ये देना चाह रही हूँ कि जो भी इस वक्त इमरान खान कर रहा है, स्टेप लिया है, उसमें हम जो अवाम है उनको 100% बैक कर रहे हैं। राइट। क्यों हम बैक कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी का इशू है। अब ये देखिए 80s में क्या हुआ,
80s में ये हुआ कि अमेरिका आया, उसको सोवियत यूनियन से इशू था जी। और फिर उसने यहाँ खुद इन्वेस्ट किया, जहादीज पैदा किए और हमारे ऊपर लेबल्स लगा दिए। जी। और जब जब उसका इंटरेस्ट होता रहा है, अमेरिका की तो हिस्ट्री है कि उसने मुल्कों को अपने इंटरेस्ट के लिए उंगलियों पे नचवाया है। जी। अब जब ये रियलिटी, ये चीज सामने आ, तो अब हमारे पास एविडेंसेस भी हैं कि अपोजिशन के जो डिफरेंट पार्टी मेंबर्स हैं वो मिलते रहे हैं। तो तब जब पार्लियामेंट में ये डिबेट लाना चाह रहे थे मेमो गेट की या लेटर गेट की, तो तब अपोजिशन क्यों नहीं बैठी है? जी। और तब बैठ जाती तो मेरा ख्याल है तब उस वक्त उन्हें ये नजर आ रहा था कि ये सब सही सही चल रहा है, और जब उन्हें ये लगा कि अब हमारी मर्जी का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इनको इनको छूट चाहिए ना, ये नैब खत्म करना चाह रहे हैं, इन्होंने इतनी चोरियां की हैं, इतना ज्यादा करप्शन किया, इनकी मौरूसी सियासत खत्म होगी तो आप मुझे बताइए PMNN जो नवाज लीग है वो 30 सालों से बैठी है, अपने अलावा किसी को आने देना। मैं अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रही तो मेरी स्पेस काम बनेगी। जी। मैं अगर पॉलिटिकल लीग से नहीं हूं तो क्या नौजवान नहीं चाहता कि वो सियासत में आए? ये तो इन लोगों की तो ना सिर्फ करप्शन की हिस्ट्री है, क्रिमिनल भी इनका रिकॉर्ड है। करप्शन और क्रिमिनल की हिस्ट्री आसमा जी आप कह रही हैं, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। आप इमरान खान की पैरवी कर रही हैं, आप बता रही हैं कुछ अलग किस्म का काम ये कर रहे हैं। इमरान खान ये बता रहे हैं कि सांसदों की मंडी लगी हुई है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ में सांसदों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इमरान खान क्या कर रहे हैं, मैं ये जानने में दिलचस्पी है। अपनी सरकार बचाने के लिए पंजाब में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को वो बदल देते हैं एक 5 सदस्यों वाली पार्टी का समर्थन लेने के लिए। इस सौदेबाजी को क्या कहेंगे? बाकी लोग 10-20 करोड़ में बिक रहे हैं और इमरान खान ने पंजाब की पूरी सरकार को बेच दिया। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगी? आपकी पूरी पार्टी से जीते हुए लोग ठगे से देखते रह गए और एक 5 सदस्यों वाली पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस सौदेबाजी के संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी? समझने की कोशिश करें, यहाँ दो बातें समझने की है। एक तो यह है कि उन्होंने किसी आउटसाइडर को खरीद के नहीं वो वहां लगाया, उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया। दूसरी बात यह है कि उसने किसी भी वर्कर को पैसे दे के ये नहीं कहा कि आप आए बाहर निकलें, हम अपनी मर्जी से निकलें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या कंट्रीज हैं वो हमारी सोवरेनिटी में, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में इन्वेड कर रही हैं, और एज अ पाकिस्तानी हम उन्हें परमिशन नहीं देना चाहेंगे। आखिर कब तक हमारी गवर्नमेंट जो है ना इनकी मर्जी से आती जाती रहेंगी? मुझे बताइए यही ये नून लीग वाले थे, ये पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को बैठने दिया, तब तो इनको कुछ नजर नहीं आया था, तब इन्होंने अपना NRO लिया और जाने की। ये है हमारी बदकिस्मती, ये है कि हमारे नौजवानों को, हमारी अवाम को, बच्चों को, बूढ़ों को जो आज इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि अब इनफ इज एनफ, बहुत हो गया। अब हम ये चाहते हैं इलेक्शन होंगे तो जब जो इमरान खान ने पहले कहा कि आइए इलेक्शन करवाइए, तब तो इन्हें एतराज था। अब जब इलेक्शन होगा तो वो किसी को पैसे नहीं देगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन 33 सालों में पहली दफा मैंने ना सिर्फ अपने वोट के इंदराज को रीचेक किया और मेक श्योर किया, मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने जो इस वक्त 85+ हैं, कि हमने इलेक्शन में वोट देने जाना है। ये क्यों? इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, मैं जिस सिटी से बात कर रही हूँ, या हमारा जो प्रोविंस पंजाब का साउथ पंजाब एरिया इंतहाई अंडर डेवलप्ड है। इन 30 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये गवर्नमेंट आई है, हमने जितनी भी एप्लीकेशन ना सिर्फ दी हैं, एज अ लेमैन जिस भी तरफ से दी हैं, उन्होंने ना सिर्फ डेवलपमेंट काम किए हैं बल्कि आम से आम आदमी को भी उसी तरह DC AC कमिश्नर सारे मिनिस्टर्स तक रसाई हासिल है। ये जो एहतसाब का निजाम है ना, ये बेहतरीन करके लाए हैं, ये बेहतरीन करके लाए हैं। आसमा जी लगातार पैरवी करें, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। एक तरफ 10-20-25 करोड़ में लोग खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पर सरकार बचाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री पद बेच दिया गया। सीधे शब्दों में कहें कि अरे आप मुझे केंद्र में सत्ता में बने रहने दीजिए, इसके बदले में पंजाब आपके हवाले करता हूँ, 5 वर्ष के हवाले कर दिया। क्या इसको जनता पसंद कर रही है? ये सवाल लेके मैं राणा अली जोहेब जी के पास जाना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि इमरान खान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को कि अमेरिका के दखल से वह देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो अमेरिका के हाथों बिका हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो दोनों विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो जरदारी की पार्टी है और चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी है, ये तो खुद अतीत में देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए जब अमेरिका का दखल पाकिस्तान में बना रहता था। तो अब ये अमेरिका के पिट्ठू हो गए हैं क्या? वाकई ये बात लोगों के जहन में है कि ये हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो शरीफ परिवार है या जरदारी परिवार है, ये अमेरिका का गुलाम हो रखा है?
इमरान खान की इस बात पे भरोसा कर रहे हैं, या इमरान खान अब एक भावनात्मक मुद्दे के माध्यम से अपनी खोई हुई जमीन बचाने की या पाने की कोशिश कर रहे हैं? राणा जी। बहुत शुक्रिया आपका सर जी। मैं इसमें दोनों जो है ना, गवर्नमेंट और अपोजिशन जी। उन दोनों के बातों को देखा जाए तो इमरान खान की बातों का जायजा लें हम तो वो यही कहते हैं, एक लेटर अपने हाथ में वो रखा हुआ है इन्होंने, और उस लेटर को लेके एनएससी की मीटिंग भी उन्होंने की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी उन्होंने की है, जिसमें सारे ये मामला जो है वो उन्होंने डिस्कस किए हैं जी। जिसके बाद उसके एलामिये में ये चीज तो साबित कहीं भी नहीं हुई है कि जो लेटर आया है वो बिल्कुल सच है, वो अमेरिका की तरफ से भेजा गया है, लेकिन उसकी जो कंफर्मेशन है वो हम इस तरफ से लगाते हैं कि जिस शख्स पर इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है वो असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी है साउथ एंड सेंट्रल एशिया का, जिसको डोनाल्ड लू कहा जाता है, उसका नाम है ये। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि वो कल भारत के दौरे पर थे, तो उस दौरे में इंडिया के ही हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप उनके इन्वेस्टर से मिले हैं अमेरिका में और आपने धमकी दी है उनको कि अगर इमरान खान साहब पीएम रहते हैं तो आप पाकिस्तान पे पाबंदियां लगेंगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, और जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसको कामयाब होना चाहिए। जिसके जवाब में उन्होंने रिपोर्टर को ये कहा कि जी पाकिस्तान में जो भी आईनी और कानूनी तब्दीली जो भी किसी किस्म की हो रही है या जो भी मामला हो रहे हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट करने का मकसद ये है कि इससे हमें एक चीज ये जाहिर हो जाती है कि इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं कि अपोजिशन के पीछे आलमी ताकतें हैं या वो जो एक फॉरेन एजेंडा लेके आए हुए हैं खासतौर पर अमेरिका का, वो बिल्कुल सच है। तो इस वक्त जो अवाम की जो राय है वो इस स्कैंडल के बाद, जहां पे इसके आने अमेरिका वाला ये जो एक सिस्टम चला है ना, इससे पहले की अगर हम बात करें तो इमरान खान पाकिस्तान की अवाम में वाकई अपना जो एक मुकाम है वो खो चुके थे जी। लोगों की ये ख्वाहिश थी, अपोजिशन तो दूर की बात है, लोगों की भी ये ख्वाहिश थी कि जितनी महंगाई और जितनी हालात पाकिस्तान के खराब हो चुके हैं, अब लगता है कि इमरान खान साहब को पीएमशिप से उतर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये एक अमेरिका वाला एक थीम जो है, सिस्टम जो है वो सामने आया, तो वही लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे बशमूल अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स के जी। और उनके अपने पीटीआई के भी कुछ लोग थे जो उनके खिलाफ थे, वो अचानक से मोल्ड हुए, अचानक से टर्न हुए और उनकी सारी की सारी हमदर्दियां जो इमरान खान साहब के साथ मिल गई जाती। उनको ये यकीन है इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम को कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और इसके पीछे इमरान खान को उतारने के पीछे एक फॉरेन जो आलमी एक साजिश रचाई गई है, जो कॉन्स्पिरेसी की गई है, वो बिल्कुल सच है। अब दूसरे मामला जो इस वक्त चल रहे हैं सियासी हालात, पीएम इमरान खान साहब जस्ट एक केयर टेकर पीएम के तौर पे हैं 10 से 12 दिन के लिए, उस टाइम तक जब तक नए केयर टेकर पीएम जो है वो अपना ओथ नहीं ले लेते, ये तब तक है इमरान खान साहब। कैबिनेट उनकी नहीं है, असेंबली इस वक्त नहीं है। अब अपोजिशन जो है वो अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो काम किया वो गलत किया। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इस पे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या मामला है या मैं एक पहलू पे आपकी दृष्टि चाहता हूँ राणा अली जोहैब साहब। मैं जब इस कार्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन कर रहा था तो जितनी भी बात आ रही है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर आ रही है, कासिम खान सूरी को लेकर। स्पीकर की क्या भूमिका रही है? अमूमन हमारे यहाँ पर जैसे व्यवस्था रहती है तो उसमें स्पीकर ही मुख्य व्यवस्था में रहता है। ये जो स्पीकर असद कैसर साहब है इस पूरे परिदृश्य में कहाँ है? क्या उनका इमरान खान को समर्थन नहीं था इसलिए उन्हें चेयर पर नहीं बैठने दिया, या कुल मिलाकर डिप्टी स्पीकर के हवाले से सारी जानकारी है? थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए जानकारी में इजाफा करेंगे कि डिप्टी स्पीकर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए कि जिस दिन आप ये देखें कि 3 तारीख को जब कल यानी कि जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, तो अपोजिशन को ये डाउट था कि जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब वो कार्रवाई को सुनेंगे नहीं, वो सुनने के बगैर ही जो सेशन है उसको एडजर्न कर देंगे। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने एक और कार्ड खेला अपोजिशन ने। उन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर दी नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में। अब उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सबमिट करने का मकसद ये था कि जब असद कैसर साहब अपने सीट पे आके बैठेंगे तो वो सेशन को एडजर्न नहीं कर पाएंगे, उनका आईनी और वोटिंग ही उनके पास ऑप्शन रह जाएगी और वोटिंग उनको करवानी पड़ेगी।
अब इस चीज को हटने के लिए, क्योंकि प्लान जो है वो प्री प्लान था, इमरान खान साहब कोई और प्लान तैयार करके बैठे हुए थे आर्टिकल 5 का सहारा लेके, तो इसलिए फिर उन्होंने असद कैसर को, चूंकि उनके खिलाफ एक तहरीक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ भी मूव हो चुकी थी, उन्होंने उसको पीछे किया और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब को सीट पे बिठा दिया कि आप स्पीकर की जगह पे जाके सेशन को हेड करें। और उन्होंने वही किया कि उन्होंने आते ही फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 5 का सहारा लिया। 30 मिनट या 30 सेकंड या 1 मिनट की उन्होंने डिबेट की, जिसके बाद कासिम खान सूरी साहब ने अपने जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेशन को जो है वो डिसअलाउ किया, तहरीक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थी उसको रिजेक्ट किया और सेशन खत्म कर। बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली राणा साहब, लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारी चर्चा में अभी तक नहीं आया, पाकिस्तान में जब भी ऐसे सियासी हालात होते हैं सेना की भूमिका को लेकर बड़े सवाल रहते हैं। क्या कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा, क्या कर रहे हैं नदीम अंजुम ISI चीफ। हमारे साथ में जयेश सोढ़ी साहब हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ होता है इस पर निगाह रखते हैं रक्षा विषय के तौर पर। इस बार सेना कुछ सहमी हुई सी है, टिटकी हुई सी है, रुकी हुई सी है। सोढ़ी साहब क्या देख पा रहे हैं आप इसके संदर्भ में? और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, इमरान खान जो भारत के खिलाफ भाजपा के खिलाफ बड़े मुखर रहते थे, अचानक इस क्राइसिस के दौर में भारत की सराहना सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। दोनों चीजों पर आपकी दृष्टि क्या पकड़ा है, क्या चल रहा है? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। जी हिमांशु जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे इतिहास में लेके जाना चाहूंगा जी। 1965 की जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, जिसे पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाता है, उसकी मुख्य प्लानिंग की थी तब उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो बाद में इनके प्रधानमंत्री बने थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में कहा था कि पाकिस्तान एटम बम जरूर बनाएगा, चाहे हमें घास खानी पड़े। पाकिस्तान की जो रणनीति रही है वो अपनी सेना को मजबूत करने से रही है जब से पाकिस्तान देश बना है। किसी भी देश को विश्व में सक्रिय होने के लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आर्थिक शक्ति, फिर सैनिक शक्ति और अगर हो सके तो परमाणु शक्ति, जैसे भारत है, जैसे रूस है। पाकिस्तान ने पूरी अपनी जो फोकस था वो सैनिक शक्ति पे रखा और न्यूक्लियर शक्ति पे रखा। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर होती रही। अभी मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 1971 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, जब वो 18 साल की उम्र के थे, तब इमरान खान अच्छी तरह जानते थे कि मैं जितनी भी विकेट ले लूं, जितने भी छक्के मार लूं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तभी रहूंगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। और यही चीज 4 साल पहले जब वो 66 साल की उम्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए जनरल कमार बाजवा की मदद से, तब भी इनको ये पता था कि इतिहास पाकिस्तान का ये गवाह रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में तब तक टिक पाया जब तक पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष चाहे। अब पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में जब जनरल कमार बाजवा ने एक फाइल भेजी इमरान खान को नए DG ISI की नियुक्ति के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति के लिए, इमरान खान उस फाइल पे 4 हफ्ते बैठे रहे। उस वक्त जनरल कमार बाजवा को एहसास हो गया कि अब इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है। जो भी हम ये पॉलिटिकल उथल पुथल देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते से, ये सब पाकिस्तानी सेना की वो कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान से अपना मन उठा लिया है। डॉक्टर हिमांशु जी, सितंबर 1994 में एक किताब छपी थी, सितंबर 2004 में किताब छपी थी, पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, जिसके लेखक थे हसन अब्बास साहब। हसन अब्बास साहब ने 2004 में, आज से 18 साल पहले लिखा कि पाकिस्तान की राजनीति 3 एज पे चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। इमरान खान ने आर्मी से तो पंगा लिया, उसने अमेरिका से भी पंगा लिया, और अब जो भी हम देख रहे हैं वो आर्मी और अमेरिका मिले हुए हैं। वो इमरान खान को सत्ता में बैठे नहीं देंगे। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे ज्यादा होती है। जब वो देखता है कि मैं मैच हारा हूं, वो इज्जत से अपनी हार मान लेता है। इमरान खान को भी यही करना चाहिए था। जब उन्हें यकीन हो गया कि पाकिस्तानी सेना ने उनके ऊपर से मन उठा लिया है, 8 मार्च को शहबाज शरीफ ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नेशनल असेंबली में प्रस्तुत कर दिया है, और इमरान खान के पास मेजॉरिटी के नंबर नहीं है। इमरान खान को इज्जत से ये क्रीज छोड़ के, ये पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री का पद छोड़ के वापस आवाम में चले जाना चाहिए था। जहां तक सेना की बात है, पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों। इसके दो मुख्य कारण हैं डॉक्टर हिमांशु जी। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जितना एंटी इंडिया रिटोरिक करती है, जितना कश्मीर इशू उठाती है, उतना पाकिस्तानी सेना को पैसा और पावर मिलती है। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पे पूरा कंट्रोल जमाया हुआ है, एक है डिफेंस और दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स। और हमने इस चीज का एक सबूत अभी कुछ दिन पहले देखा कि इमरान खान रशिया के पास गए जिस दिन 24 फरवरी जब रशिया ने यूक्रेन में हमला किया, और 2 दिन पहले इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में जनरल कमाल भाजवा ने बोला कि रशिया ने यूक्रेन में जाके गलती की, हम अमेरिका के साथ हैं। तो जो हसन अब्बास साहब की किताब 18 साल पहले लिखी गई थी ट्रिपल ए के ऊपर, आज भी वही हाल है। ट्रिपल ए ही पाकिस्तान की राजनीति वही हाल है। ये सोडी साहब इस निष्कर्ष पर हैं कि इमरान खान की मुश्किलें तब से शुरू हुई जब से बाजवा साहब के द्वारा भेजी गई फाइल को उन्होंने रोका। फारूकी साहब, यहाँ पर बैठकर ऐसे आकलन अलग अलग निकलते रहते हैं, पर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की सेना इतनी कमज़ोर हो गई है कि इस पूरे द्वंद्व के बीच में कोई भूमिका नहीं निभा रही, या वाकई पाकिस्तान की सेना का मन हो गया है कि जो भी कुछ होना है लोकतांत्रिक तरीके से एक बार हो जाए, इसलिए वह केवल देख रही है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सूरी साहब ने अभी बात की, मैं इससे जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। ये जो ट्रिपल ए की इन्होंने बात की, तो ये बात तो खैर लेट 80s से हम सुनते चले आ रहे हैं, और गालबन मिड 80s में कहीं क्रिस्टिना लैम ने ये पहली दफा लिखी थी। हसन अब्बास वाली किताब तो मैं शायद नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये मैंने मिड 90s में ये बात सुन ली थी। और ये ठीक है कि उन्होंने जो 2 एज हैं उनके साथ उनके कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है, बल्कि अमेरिका का नाम तो अब वो खुल के ले रहे हैं। जहां तक सूरी साहब ने एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बयान किया, तो मैं सूरी साहब को याद करा दूं कि हमारा मसला ये, मैं नॉर्मली इस मजमून में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने सूरी साहब ने बहस का रुख इस तरफ मोड़ दिया तो मुझे थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। ऑल्दो आई एम नॉट कैरिंग ब्रीफ फॉर एनीबडी और एनी इंस्टीट्यूशन। मसला ये है कि भारत के पड़ोस में रहते हुए, जो कि 19 गुना हमसे बड़ा है, 18-19 गुना साइज में बड़ा है, जिसकी फौज भी हमसे बड़ी है, हमने तो बस इतना, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी बुनियाद हमने रखी है कि जो कम से कम जो डेटरेंस है, जिसके साथ हम अपना वजूद बरकरार रख सके और अपने लोगों को बता सके कि हम आपकी हिफाजत के काबिल हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो हमारे प्रोपोर्शन के हिसाब से वो खर्चा भी हमसे ज्यादा है, लेकिन ये खर्चा दोनों तरफ से हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। भारत ने तो लंबे चौड़े खर्चे किए हैं, हमारे यहाँ भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है। मैं और आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो बुनियादी तौर पर लोगों की जिंदगी आसान करनी है, बेहतर करनी है, टेंशन को खत्म करना है, कशीदगी नहीं होनी चाहिए। फौज इतनी कमजोर नहीं हुई, ये बात ठीक है सूरी साहब की कि ये अक्टूबर के बाद से ये मामला शुरू हुआ, लेकिन अब खुदा जाने किसी मसलियत की बुनियाद पर इमरान खान खुलकर उस तरह से बात नहीं करते कि वो फौज को इसका इल्जाम नहीं देते। उन्होंने बारहा जो पीछे 1-2 मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि भी इसमें फौज का कोई कसूर नहीं है, और फौज जब तक है उस वक्त तक पाकिस्तान भी मुत्तहद है, और फौज जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। तो उन्होंने इस बहस से फौज को निकाल दिया है। वो खुद क्या समझते हैं वो सिर्फ उनके अपने ज़हन में है। लेकिन फारूक साहब, मैं बीच में जानना चाहता हूं, खुलकर अमेरिका का नाम ले रहे हैं इमरान खान, हालांकि 48 घंटे में उन्होंने अपने बयान को भी बदला। आज उनका एक बयान आया जिसमें कहा कि मैं तो अमेरिका को अपना दोस्त मानता हूं, लेकिन अमेरिका मेरी इज्जत नहीं करता है। इस पर आपकी टिप्पणी? बात बताऊं, पहले ये भारत के साथ भी बात हुई कि जी वो भारत की तारीफ कर रहे। मैंने पहले आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो भारत की 74 साल की जो लगातार खारजा पॉलिसी है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो मोदी की तारीफ नहीं कर रहे। क्योंकि मोदी जी के इलेक्ट होने से पहले उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि अगर मोदी जी दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे तो शायद हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और हम मसला कश्मीर के भी हवाले से किसी हल पर पहुंच पाएंगे। बदकिस्मती से उनकी ये ख्वाहिश आशा पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा इंडिया 1 कदम हमारी तरफ चल के आए, हम 2 कदम चल के आएंगे, लेकिन वो 1 कदम कभी हुआ नहीं, इसलिए हमारी तरफ से भी वो 2 कदम कभी नहीं हुए। वो जो सारी उनकी उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हो सकी। जहां तक फौज के गैर जानिबदार रहने का ताल्लुक है, तो इस सीन के शुरू होने से कुछ अर्सा पहले फौज ने यह कह दिया कि वो गैर जानिबदार है बार बार, जिस पर उनको न्यूट्रल, बल्कि उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। गो के इससे पहले
जब भी ये सवाल होता था तो ये कहा जाता था कि जी हम हुकूमत वक्त के पीछे हैं, उसके साथ हैं और उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू होने से कुछ अर्सा पहले या इसके दौरान कहीं उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल है। ओके फाइन, अब बात समझ आ गई कि इमरान खान साहब अगर आपने अपने आप को हुकूमत में अपने पद पे रखना है तो फिर आपको अपने जोर पे अपने ढंड पे यहाँ बैठना है। तो अब ठीक है, अब वो भी फिर रवायती सियासतदान हो गए हैं, अगर उनकी वो बैकिंग उस तरह से नहीं कर रहे तो फिर जो होशियारी चालाकी दूसरे लोग कर रहे थे, जब वो लोग उनके मेंबराने असेंबली तोड़ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि वो भी कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे, चाहे पैसे देके कर रहे थे या टिकट का वादा देकर कर रहे थे। अगर वो आइन की खिलाफवर्जी करके जिंदा रह सकते हैं तो अच्छा, अगर एक आईनी मामला है जिसका बहरहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले में अपने आप को बिल्कुल दखल अंदाजी से बाज रखेगी। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने एक दफा इस चैप्टर को खोल दिया तो एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर हुकूमत चाहे जिस किसी की भी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नवाज की हो, फिर कोई स्पीकर कोई डिप्टी स्पीकर, वो जो हमने कहा था ना कि हमने इदारों की तकसीम कर रखी है कामकाज की और आइन में सारा कुछ हमने तय कर दिया है। मामला यह है कि सियासतदानों ने अपने करने के काम नहीं किए। अगर कहीं पे आइन में इबाम है, ये वो समझते हैं कि इस चीज को इस तरह होना चाहिए। अब जैसे 63A की एक लेके गए हुए रेफरेंस, सदारती रेफरेंस पर डिस्कस हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये बताइए, ये जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे क्या वो ताहयात नाअहल होंगे या एक टर्म के लिए होंगे या बाकी मुद्दत के लिए होंगे। अच्छा, अब ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल है। उसकी वजह ये है कि जब हमने कहा कि 62, 63 में हम ये कह रहे हैं कि जो बंदा अमीन और सादिक नहीं है, जो सच्चा और दयानतदार और ईमानदार नहीं है, वो हमारा MNA बनने का, मेंबर नेशनल असेंबली बनने का अहल नहीं है। एक आदमी मेरे टिकट पे इलेक्शन लड़के वो जीत जाता है और उसके बाद कहता है अच्छा जाए जी मैं तो आपको वोट नहीं देता और मैं रहूंगा भी अभी MNA ही रहूंगा, मैं इस्तीफा देके लड़के नहीं आऊंगा, मैं इतना असूल परस्त नहीं हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लेकिन हाँ, मेरा जमीर जाग गया है या मेरा जमीर सो गया है, इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं आपके खिलाफ वोट करूंगा। अच्छा, अब वो झूठा तो हो गया, वो बेईमान तो वो हो गया, क्योंकि वो लोगों का ईमानदार था, वो लोगों से वोट लेके आया था, उस वोट का पहरा देना था उसने, जो वो नहीं दे पाया। अच्छा, अब वो ताअहल नाअहल हो जाए या 1.5 साल के लिए हो जाए, तो ये बहस मुझे बड़ी ही लायानी सी लगती है। उसकी वजह ये है कि जब तक हम अपनी इखलाकियात में सुधार नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। मुझे इधर दाएं बाएं में जितना भी देखता हूँ, मुझे सिवाय आई एम नॉट श्योर के, क्योंकि मैंने उनको ज्यादा सिर्फ टीवी पे ही फॉलो किया, केजरीवाल जो हैं वो मुझे बड़ा आप समझिए कि इंस्पायर करते हैं कि जो किसी तरह से लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी आसान भी बना रहे हैं, असूलों के ऊपर वो समझौता भी नहीं कर रहे। जो समझौता करने का मामला है इमरान खान के साथ, ट्रेजेडी ये है कि उन्होंने 2018 में इक़्तिदार के लिए जो इलेक्टेबल्स थे उनको लिया, पॉलिटिकल इशराफिया के लोग जो थे उनको भी अपने साथ शामिल किया। उसके बाद वो खैर एक और तरह के गैर मुंतखब अफराद में जो गिर गए, जिन्होंने उनकी राय को अपनी राय के ताबे कर लिया और वो लोगों से कट गए। उनको ये नहीं पता चल रहा था कि आम आदमी कैसे सोच रहा है। ये जो अभी मुझसे पहले जो दीगर दोस्त मेरे शरीक थे इस गुफ्तगू में, उन्होंने कहा कि जी आम आदमी महीना पहले, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले वो अब गैर मकबूलियत की तरफ गामजन थे और 2-4 महीने इसी तरह से गुजर जाते तो शायद हुकूमत वैसे ही गिर जाती। ये तो एक नई जिंदगी मिली है। एक तो ये जो एंटी अमेरिका मामला है हमारे यहाँ, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। हम अंदर खाने तो ये बात करते हैं कि जी ये सारा कुछ अमेरिका करा रहा है, लेकिन बरसरे आम आके सामने आके कोई ये मानने को तैयार नहीं होता। इमरान खान वो दूसरा आदमी है भुट्टो के बाद जो कहता है कि अमेरिका से मेरी लड़ाई है। तो हम लोग तकड़े ममालिक से लड़ाई करना पसंद करते हैं, हमारा साइज उसका साथ दे या ना दे, लेकिन हम जज्बात के बलबूते पर लड़ाई करने वाले लोग हैं। सो अमेरिका के खिलाफ एक नारा, दूसरा इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो वर्ल्ड वाइड मुहिम है उसको इमरान खान इस वक्त एक तरह से लीड कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने 15 मार्च का एक दिन मुख्तस करवा लिया है जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ है, वो भी उनकी एक विक्ट्री है। और यहाँ पर मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो मजहबी सेंटीमेंट से ताल्लुक रखते हैं, वो इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं उस दिन के बाद से, क्योंकि वो समझते हैं कि आज से पहले हमारी इस मौजू पे किसी ने बेहतर तरीके से तर्जुमानी नहीं की। इमरान खान का ये नैरेटिव बिक रहा है, आप इसको पसंद करें या ना करें, पसंद करें ना करें, पर इमरान खान ने एक माहौल बना लिया है। फारूकी साहब सीधे तौर पर ये बता रहे हैं। मेरे साथ में 2 नए मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में रोविंदर सचदेव जुड़ गए हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही मेरे साथ में तैयबा अब्बासी भी जुड़ गई जो राजनीतिक विश्लेषक है और कानूनवेत्ता हैं।
तो मैं शुरुआत रोविंदर जी से करना चाहूँगा। रोविंदर जी, हमारे विषय के केंद्र में है इमरान खान, सयाने या नादान। कई लोग ये मान रहे थे कि इमरान खान का जाना तय हो गया है। परिस्थिति ऐसी बनी कि इमरान खान जा भी रहे हैं और नहीं भी जा रहे हैं। वह प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, 15 दिन तक और रह लेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे अगर सारी व्यवस्था उनके अनुसार चली। लेकिन वह शरीफ साहब को अब प्रधानमंत्री तो नहीं बनने दे रहे हैं, इस प्रकार के हालात उन्होंने बना दिए। आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिला के इमरान खान नौसिखिया साबित हुए हैं इस पूरे खेल में, या आप भी अचंभित हैं कि ये नया खिलाड़ी इतने खिलाड़ियों के बीच में कर कैसे गया इतना सब कुछ? जी रविंदर जी। ओके फाइन, श्योर। देखिए, थोड़ा कर जाइए। मेरे को लगता है पाकिस्तान के पास इस समय एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है जी अपने देश के सारी इक्वेशंस और पावर इक्वेशंस को दोबारा सोचने की। इमरान खान जो बात कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल सपोर्ट कैसा हो ऑन द ग्राउंड एंड ऑल, हम उस पर नहीं जा रहे जी, पर जो वो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, कुछ जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर खुलेआम में नहीं कही गई, और वो फैक्ट है। अमेरिका और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत गाइड किया है और डिक्टेट किया है जी पिछले 30-40 सालों में, और उसका कुछ खामियाजा पाकिस्तान ने भरा है। और बाय द वे काफी खामियाजा हमारे सब कॉन्टिनेंट ने भरा है, बिकॉज कि ये जिहादी पॉइजन वहां से शुरू हुआ है। बाय द वे, मैं अमेरिका और इंडिया रिलेशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव काम करता हूं, तो मैं बट बात यह कि हमें रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए। तो इमरान खान इस समय जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान में उथल पुथल कर रहे हैं, और ये जरूरत है आज के पाकिस्तान को जी। अदरवाइज पाकिस्तान में चल क्या रहा है, ठीक है, इमरान को आप निकाल दीजिए, वही पुरानी पार्टीज, वही पुरानी मिलिट्री, वही पुरानी गेम, शाहबाज नवाज शरीफ शायद भारत से थोड़ी डिप्लोमेसी कर लेंगे, ये वो। पाकिस्तान को खुद को एज अ कंट्री, अपने नेशन को असेस करने का वक्त आ गया है। और इस समय मेरे ख्याल से इमरान खान जो कर रहे हैं, पहली बार आई थिंक मिलिट्री शायद कुछ बैकफुट पे है, क्योंकि चाहे हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री गाइड करती है, हमेशा कंट्रोल करती है, ऐसा है भी, और मेरे को लगता है ऐसा जरूरी भी नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री डेफिनेटली पाकिस्तान की बैकबोन है, मान लिया, राइट, बट पाकिस्तान की मिलिट्री भी ये चाहती है कि जो भी मानो डेमोक्रेसी वाला प्राइम मिनिस्टर हो वो देश के लिए कुछ बेहतर करे, ताकि देश तो स्टेबल रहे। क्योंकि आज की तारीख में जिस हालात पे पाकिस्तान जा रहा है, मेरे को लगता है कि अगले 12 महीने में पाकिस्तान श्रीलंका जैसे बनने जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जीरो। ओके, बट वो बात की बात है। तो पाकिस्तान को इस समय रियलिस्टिकली अपना सोचना है। तो इमरान खान, एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री, राइट, जो असलियत है। अभी तक पीछे पीछे कमरों में बैठ के बात करते हैं, अमेरिका ये कर रहा है, पाकिस्तान के जनरल्स ऐसे हैं, इनकी सबकी अरेंजमेंट्स कैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज की करप्शन है। इमरान खान तो खुलेआम ला करके सब कुछ अवाम के सामने फेंक रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि पॉलिटिकली क्या ट्रांसलेट हो, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे जानने वाले कुछ बहुत है, वो कहते हैं नहीं इमरान खान की कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, बहुत बुरा हारेगा, शायद हारेगा। बट ये जो टर्मोइल है, ये जो क्राइसिस है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिक है। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। रविंद्र सचदेव जी कमोबेश उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं दिल्ली में बैठ के, भारत में बैठ के, जो शहजाद अनवर फारूकी साहब हमें बता रहे थे। मेरे साथ में तैयबा अब्बासी जी हैं और उनसे समझना चाहता हूँ। बड़े स्तर पर यह माना जा रहा है कि हाँ अमेरिका का दखल था, पर अमेरिका के खिलाफ जो आवाज़ उठाने की कोशिश इमरान खान कर रहे हैं वो तात्कालिक फायदे के लिए है, या इमरान खान ने अतीत में 3 साल में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लगे कि वाकई वो इसे ठीक करना चाहते थे? देखिए, पाकिस्तान के प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरह इमरान खान भी कोशिश यही कर रहा था कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन स्मूथ रहे और मैं सबको खुश करके ही चलता रहूं,
और हुकूमत ऐसे चलती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लॉक गेम्स ऐसी आई, कुछ इमरान खान के डिसीजंस ऐसे थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर, कुछ यूक्रेन रशिया की वॉर ने सिचुएशंस इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज की कि हम बेल्ट के एरिया में चले गए, हम ब्लॉक में चले गए, और उसकी वजह से इमरान खान को कुछ टफ डिसीजन करने पड़े, जिसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान टू द एक्सटेंट के वो फ्रंट पे आ गए एक दूसरे के। और इमरान खान को एट दैट स्टेज ये साबित करना पड़ रहा था कि वो अमेरिका की तरफ जाएंगे या दूसरे चाइना ब्लॉक और रशिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे। एट दैट स्टेज इमरान खान शायद लेट थे ये डिसीजन करने में, और फिर ये फैक्ट है कि ये उनको चाहे कोई लेटर सॉफ्ट वर्ड में आया या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में आया, वो लेटर आया जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट किया गया, क्योंकि ये सुपर पावर्स तो हमेशा से हम जैसे जो छोटे ममालिक हैं उनमें इंटरफेरेंस तो करती हैं, और ये फैक्ट है कि जब भी उनसे कोई हल्की फुल्की बगावत करता है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पिछले 3 साल में इमरान खान ने कोशिश ये की है कि वो सबके साथ बना के रखे, और इंक्लूडिंग अमेरिका भी, जो फैक्ट है कि उसने बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब सिचुएशन ऐसी आई कि इमरान खान को अपनी कुर्सी बचानी पड़ी, तो उसने फिर अमेरिका को एक्सपोज किया, ये फैक्ट है। और अमेरिका जो कर रहा था वो बिल्कुल है, नेशनल सिक्योरिटी ने भी इसको कहा कि ये चीजें हुई हैं, लेटर्स आए, लेकिन इमरान खान इससे पहले शायद उस तरीके से अमेरिका को एक्सपोज नहीं कर रहा था। अब चूंकि कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान को ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को वो करना पड़ा, और उसने ये सारा किया क्यों? इसलिए किया कि वो अपनी आवाम की हमदर्दी लेना चाहता था कि देखें, मैं कोई पॉलिटिकल वे से नहीं जा रहा, मैं कोई डेमोक्रेटिक वे से नहीं जा रहा, मुझे फॉरेन एजेंडा के तहत सैक किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और ये बात जो मैच थी हमारी, उसने बाय की, बहुत ज्यादा हमदर्दी 3 दिन पहले तक, बहुत ज्यादा हमदर्दी इमरान खान के हक में इस हद में आई कि यस, इसको फॉरेन पॉलिसी के तहत और फॉरेन एजेंडा के तहत निकाला जा रहा है, तो उसको राइट देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसको टाइम पूरा करना चाहिए। और बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी शायद ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, उसको तसल्ली से काम करने दें, देखा जाएगा 5 साल बाद। लेकिन जब ये अचानक से ये सारी सिचुएशन और ये लेटर सामने आया तो हमदर्दियां बढ़ी अवाम की। लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद, 3 अप्रैल की एक्टिविटी के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हुई। पाकिस्तानी अवाम फिर कंफ्यूज हो गई, वो फिर इस दोराहे पे आ गई कि हम ये समझें कि इमरान खान को वाकई लेटर आया किया, या वाकई उसने कुर्सी बचाने के लिए किया, या उसने वाकई कॉन्स्टिट्यूशन को सीज किया। ये वो कंफ्यूजन है जो आम अवाम में भी चल रही है, मुख्तलिफ राय चल रही है। पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी, इवन के आज आपके सुबह के एक इंडियन चैनल में मैं प्रोग्राम करते हुए कहते जी आज शाम तक डिसीजन हो जाएगा, तो मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल डिसीजन नहीं होगा। मेरे सुबह के प्रोग्राम में ये कहा था कि बेशक सुप्रीम कोर्ट कहती रहे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं करेगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट 6 महीने के केसेस 6 सालों में डिसाइड करती है, तो ये 6 दिन में डिसाइड हो जाए तो बड़ी बात है। तो फैक्ट यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी अभी कुछ क्वेश्चंस पे बहुत शदीद कंफ्यूजन का शिकार है कि वो नहीं डिसाइड कर पा रही कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह करना है और क्या एंड पे करना है। तो वो भी अभी हमारा मैटर प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो अवाम भी कंफ्यूज है। इमरान खान, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, और ये फैक्ट है कि इमरान खान पिछले 3 सालों से अमेरिका के साथ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते रहे, उसके साथ रिलेशंस को पॉजिटिव करते रहे। लेकिन जब उनकी अपनी गवर्नमेंट की बारी आई तो उन्हें ये लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी कुर्सी और अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए शायद ये हकायक सामने लाने पड़ेंगे, और शायद ये वो एजेंडा है या शायद ये वो आवाज है जो अवाम बाय करेंगे। और शायद चूंकि इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन लेना था, बैक ऑफ द चैनल ये चीजें चल रही थी कि वो ये इस्तीफे वाले और असेंबली को डिसॉल्व करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो वो गए, तो उन्हें यही था कि अगर मैं दोबारा अवाम के पास जाऊं तो ताकि मैं वो चीज बेचूं जो कल अवाम बाय कर ले। तो फिर उन्होंने ये चीज बेची और वो अवाम ने बाय की थी कल की हद तक कि जब, लेकिन अवाम के पास कल जब ये मैसेज गया कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी, PMLN और डेमोक्रेटिक जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, सॉरी जो पार्टीज थी, उन्होंने अपने तरीके से उसको एक्सपोज किया, PTI ने अपने तरीके से किया। तो अब ये है कि सिचुएशन उतनी आइडियल इमरान खान के लिए नहीं रही, इतनी आइडियल नहीं है। लेकिन मैं तैयब जी आपसे जो एक बात समझना चाहता हूँ, इमरान खान की इस उपलब्धि के संदर्भ में पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? जो लोगों के बीच में सांप नेपले का संबंध था, परंपरागत दुश्मनी थी, अर्थात शरीफ परिवार, जरदारी परिवार, दोनों एक साथ बैठे हैं, साफ दिख रहा है। सेना छोटे छोटे मसलों पर भी तुरंत दखल दे दी थी। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है पर सेना ये नहीं कह रही कि हम दखल दे रहे हैं, सेना न्यूट्रल बनी हुई है। आपसे जानना चाहता हूं कि ये 2 घटनाक्रम को पाकिस्तान इमरान के संदर्भ में किस रूप में देखता है। और तीसरी और आखिरी बात ये
कि अमेरिका जैसे मुल्क के संदर्भ में जब कोई भी देश खुलकर बोलने से परहेज करता है, ऐसे में इमरान खान खुलकर अमेरिका को ललकार रहे हैं, जिम्मेदार बता रहे हैं, तो ये तीन घटनाक्रम इमरान खान को एक सफल राजनीतिज्ञ के तौर पर जनता के बीच में ले जाते हैं या एक नादान को बिठाने से जी का जंजाल हमारे इससे आ गया है। चिंता जता रहे हैं हमारे साथ में रॉबिन सचदेव जी कि जैसा श्रीलंका का हाल है, समय रहते कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान का ऐसा हाल ना हो जाए। लोग भविष्य को लेकर डरे हुए तो नहीं है? देखिए, आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका के हवाले से हमने इतना अगर स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, जो आप डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि कॉन्सिक्वेंसेज हम पिछले 70 साल से भुगत रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी सिचुएशन में थे कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान इंडिया के बाद से हम वही कॉन्सिक्वेंसेज भुगत रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिक वॉर्स में हैं, कभी अफगानिस्तान की वॉर में हमें घुसा दिया जाता है, कभी रशिया के मैटर में हमें घुसा दिया जाता है। तो हम लोग तो कितने सालों से अमेरिका की तायद कर करके भी तो कॉन्सिक्वेंसेज भुगत रहे। तो चले कोई बात नहीं, हम बहुत अरसे से पाकिस्तानी अवाम ये समझ रही थी कि हमने बहुत कुर्बानियां दी, हमने टेररिज्म के हवाले से बहुत कुर्बानियां दी, हम जंग एक लड़के आए, हम थके हुए थे, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पे पाबंदियां भी लगाई, हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात भी की, हमें आइसोलेट करने की भी कोशिश की। तो इस टाइम पे जब इमरान खान ने आवाज निकाली तो अवाम ये समझती थी, ये सोचती थी कि पिछले 70 साल से हम तो कर रहे हैं, तो अमेरिका ने हमें क्या रिवॉर्ड दिया। तो चले कोई बात नहीं, इस दफा इमरान खान ने आवाज लगाई है तो ये सच ही कह रहा होगा और ये होगा भी। और चूंकि लोग ये बाय की है लोगों ने ये बात, तो शायद इमरान खान को यस यू आर राइट के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इंटरनेशनली अमेरिका की तरफ से, और वो कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली पाकिस्तानी अवाम को फेस करने हैं जो गरीब मुल्क फेस करते हैं। जिस तरीके से जो पाबंदियां, जो हमारे लिए मामलात होते हैं वही होंगे और डेफिनेटली हम फेस करेंगे, हमारे लिए टफ टाइम होगा। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को गया है इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी कि प्लीज आप गरीब मुल्कों को जीने का हक दें, उन्हें उनकी जिंदगी गुजारने दें, गरीब मुल्कों को जीने का हक दें, ऐसा संदेश गया है। लेकिन मेरे पास में चिंता का दूसरा पहलू है जिस पर मैं आसमा जी से भी टिप्पणी चाहता हूं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की निकटता अमेरिका से इतर चीन के साथ बढ़ी, चीन की निकटता रूस के साथ बढ़ी और माननीय इमरान खान जी भी रूस की ओर कदम बढ़ा दिए। चीन की ओर कदम बढ़ाकर तबाही कैसे आती है इसका उदाहरण श्रीलंका बन रहा है। क्या आपको इस बात का भय नहीं आ रहा है कि हम करने क्या जा रहे हैं? पता चला हम भेड़िए के मुंह से निकले और शेर के मुंह में जाने जा रहे हैं। जी आसमा जी, बात यह है कि आपने बड़ा मजे का सवाल किया है। मैं तैयबा अब्बासी की बात को इंडोर्स करूंगी जी। हम ये समझते हैं, अब इसको हमारी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, हमारे हमसाई हमारे साथ हमने जितना ट्राई किया, इवन के करतारपुर कॉरिडोर भी ओपन कर दिया। अभी मैं इतनी देर में मुझे अपने मुल्क में तो कोई इतनी ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आई जितना मैंने इंडियन चैनल्स को देखा है। वहां देख के ये लगता है कि जैसे हम जो है ना, बस ये इस वक्त सुनामी आ रहा है और हम डूब गए। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो लॉ को लेके चल रहे हैं। अभी आप ये देखिए ना, इंडिया में 9 मार्च को इंडिया की जो मैं हिस्ट्री को इंडियन न्यूज़पेपर को रेगुलरली वॉच कर रही होती हूँ। 9 मार्च को आपको तो ये देखिए ना, डिफेंस सिस्टम का ये हाल है कि 9 मार्च को एक मिसाइल आ जाते हैं और आप कहते हैं जो डिफेक्ट हो गया जी। अच्छा, फिर अब देखिए कि पिछले कुछ अरसे में 6 ग्राम यूरेनियम, 6 किलो यूरेनियम पकड़ी गई, फिर 15 समथिंग केजी यूरेनियम पकड़ी गई। यानी उसको देख लें तो बड़ा अच्छा इंडिया का जो मीडिया है वो बड़ा अच्छा पोर्ट्रे करता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम इतने ही अहम है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे बारे में वो टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स के हम ये समझते हैं एज अवाम कि जो हमारा इस वक्त का करंट प्राइम मिनिस्टर है या जो था, वो डेयरिंग था और उसने ही वाज वेरी वाइज इन कंपैरिजन ऑफ द 3 रूलिंग पार्टीज जो आती हैं वो सीजन में। जैसे अभी गर्मियां आ गई हैं तो सीजन आता है तो वो इधर आ जाते हैं, और जब फिर उनका सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी औलाद के साथ अपनी सारी वो छुट्टियां मनाने लंदन चले जाते हैं, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। तो वो हमारे बारे में इतना कंसर्न नहीं है। और कोई भी एक अक्लमंद इंसान अपने हमसायों के साथ अच्छा मामला करने की कोशिश करेगा। अमेरिका हमसे 2000 किलोमीटर की दूरी पे है,
हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले किससे बात करेंगे? जो हमारे इर्द गिर्द का मुल्क है। अब बदकिस्मती से अवाम टू अवाम जो है वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि इस वक्त हमारी सेना को क्या हो गया, तो आपकी सेना की भी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी अगर वो ये लड़ाई वाली बात जारी ना रखें तो। अब उसमें हम अवाम नुकसान उठा रहे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए कि सेनाओं को मजबूत करने के चक्कर में लोग हैं वो पिस रहे हैं। अब देखिए, हम तो चलो सिर्फ 32 करोड़ की आवाम है, इंडिया 1 करोड़ 32 या 1.25 अरब की आबादी है। तो अगर हम मिल बैठ के ये ही डिसाइड कर लें कि हम बजाय इसके कि इस पॉलिटिकल फियास्को में जाएं, क्यों ना हम ये सारा बजट अवाम की फलाह बहबूद में लगा दें। हमें चाइना से इसलिए इंटरेस्ट है कि चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है। जो मैं, अगर तैयबा मेरी अच्छी फ्रेंड है तो मैं यकीनन उसके हर टाइम में खड़ी होना चाहूंगी। आप मेरी अच्छे फ्रेंड है तो मैं खड़ी होना चाहूंगी। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मेरे इमरान खान ने भी यही कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए। अब ये और बात है कि मोदी अगर ऐसा करेगा तो आप ये देखें ना, पाकिस्तान में कभी भी कोई भी इलेक्शन कैंपेन इंडिया के ऊपर नहीं हुई। इंडिया में जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं वो पाकिस्तान के ऊपर होती हैं। तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे? ये आसमा जी का कहना है, उनका कहना है कि चीन हमारा अच्छा दोस्त है। दिक्कत तो इसी बात की है, आज का जो अच्छा दोस्त है वो कब दुश्मन में तब्दील हो जाता है इसका पता नहीं चलता। एक लंबे समय तक तो अमेरिका ने बताया कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान भी बताता है कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज वही अमेरिका समस्या बना हुआ है। लेकिन मैं सोडी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अमेरिका का विरोध और चीन से नज़दीकी, क्या ये समीकरण भारत पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाएगा या खराब बनाएगा? इमरान खान भारत की सराहना कर रहे हैं, पर उनकी सराहना के साथ संबंध किस ओर जाएंगे? डॉक्टर हिमांशु जी, अमेरिका और आर्मी जो इमरान खान से खफा हुई कि उनकी चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी और रूस भी वो गए 24 फरवरी को जी, ये सारी चीजें अमेरिका और पाकिस्तानी आर्मी को डाइजेस्ट नहीं हुई, हजम नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार है जी। विश्व के 10 सबसे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां, उसमें से 6 अमेरिका में स्थित हैं जी। विश्व में जितनी अशांति हो, जितनी लड़ाइयां हो, फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को होता है। हिमांशु जी, इस पूरे विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से अमेरिका 166 देशों को हथियार सप्लाई करता है, उसमें से पाकिस्तान भी है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, और पाकिस्तानी आर्मी भी ये कभी नहीं चाहेगी। तो मेरा एक सवाल है, बार बार आप आर्मी के संदर्भ में बहुत स्पष्ट है जे.एस. सोडी साहब कि इमरान खान से नाराज है आर्मी, लेकिन आर्मी जब वहां की हुकूमत से नाराज होती है, जब वहां के प्रधानमंत्री से नाराज होती है, तो क्या कुछ कर गुजरती है, इसका इतिहास है। मेरे ख्याल से फारूकी साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि अगर वाकई इमरान खान से वहां की सेना इतनी नाराज है तो इमरान खान अभी तक अपने मन की कैसे कर पा रहे हैं? क्या वाकई ये आकलन करने में हम चूक तो नहीं रहे कि वाकई बाजवा के और इमरान खान के संबंध जितने भारत में बैठे हम खराब समझ रहे हैं उतने खराब है नहीं? इमरान खान जिस मुखरता के साथ सब कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई सेना के साथ खराब संबंध होते हुए आदमी इतना कर लेगा? ये डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये ताल्लुकात इतने खराब हैं, और अगर कोई ताल्लुकात में कोई गड़बड़ है भी तो वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर दे। मैं अभी आपको 3 या 4 दिन पुरानी बात बताता हूँ, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का पहले कौम से खिताब होना था और फिर वो कैंसिल हो गया और वो अगले दिन हुआ जी। तो उस दिन वो कुछ दोस्त मुझे कहने लगे जी कि वो आर्मी चीफ चले गए मिलने के लिए और DGISI उनके साथ हैं, तो बस उन्होंने वो देखो उनका जो स्पीच है वो कैंसिल हो गई। मैंने कहा भाई वो करने क्या गए थे, सिर्फ एक स्पीच कैंसिल करवाने गए थे? उन्होंने कहा नहीं वो तो उन्होंने कहा है कि बस तुम जो है ना रिजाइन कर लो जी। और मैंने कहा अच्छा। पता लगा कि उस 24 घंटे में उनकी 3 मुलाकातें हुई हैं। मैंने उस दोस्त को पूछा भाई क्या आपके ख्याल में आपकी आर्मी इतनी कमजोर है कि वो एक वजीर आज़म से इस्तीफा लेने के लिए 3 दफा जा रही है उसके पास? ऐसी बातें सिवाय आप अपने दिल पशौरी करने के लिए इस तरह की जो चीजें घड़ लेते हैं, अपने थ्योरीज बना लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि इस्लामाबाद जो है वो थ्योरीज की स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर रोज एक सुबह थ्योरी बिकनी शुरू होती है और उसका रेट कहीं से कहीं चले जाता है, 2 दिन बाद वो थ्योरी कहीं गिर जाती है और हम कोई एक नई थ्योरी जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़ी देर से ये चल रहा है।
अमेरिका के साथ जो मामला बात की तो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए दोस्त की बजाय अगर हम चीन, रूस और मुझे लगता ये है कि आगे चल के इंडिया भी इसमें आ जाएगा। बाय द वे ये जो रशिया वाला विजिट था, मैं इसमें साथ था। मुझे लगता ये है कि रशिया और चीन वाली बात जो है उसमें आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान के साथ थे और इमरान खान तमाम स्टेक होल्डर्स को सिस्टम के उनको एतमाद में लेके यहाँ से गए थे और उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं है। मैं फारूक साहब आखिरी टिप्पणी चाहिए, मेरा समय समाप्त हो रहा है। इमरान खान खिलाड़ी के तौर पर राजनीति की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए या अभी भी मैदान में है? आपका बतौर पत्रकार आकलन। नहीं, वो बिल्कुल वो क्लीन बोल्ड नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि मैं और आप जिन देशों में रहते हैं यहाँ पे लोग हीरो की फिल्म स्क्रीन पर एंट्री के साथ ही बड़के लगाना शुरू कर देते हैं और नारे मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नारेबाज आदमी कहाँ फ्लॉप हो सकता है जनाब, जो अमेरिका को खड़े होकर ललकार रहा है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन हम अमेरिका को ललकारना पसंद करते हैं जनाब, और मैं इसमें बिल्कुल उसके साथ हूं। और मैं समझता हूं कि मेरे जैसे 22 करोड़ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे खुश हैं कि जनाब वो अमेरिका के साथ सीधा हो गया है और अब यहाँ पे अमेरिका का राज नहीं चलेगा। तो मुझे लगता यह है कि इमरान खान बहुत सारे लोगों से सियाना साबित हुआ है। वो जो लोग समझ रहे थे कि वो इस तरह से तरीके अदम एतमाद के जरिए उसका बोरिया बिस्तरा गोल करके घर भेज देंगे, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर गया है और अगर वो मजीद इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो ये तो पुराने लोगों के लिए ज्यादा परेशानी का बायस होगा। और ये मेरा मानना है कि जब से ये पॉलिटिकल सीन पर आए हैं ये पुराने जो जितने भी क्लीशे हैं ये उनको तोड़ेंगे भी और बहुत ज्यादा आगे जाके बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी और दुश्वारी का बायस तो कुल मिलाकर एक नया पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया में वो इमरान खान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी में है। हमारा पैनल के अंतर्गत जितनी भी बातचीत हुई है उसके अंतर्गत एक बात निकल के आती है, लाख लोग अपने आकलन में इमरान खान को नादान समझें, लेकिन अब तक के जितने कदम इमरान खान ने उठाए हैं उन्हें वो सयानों में भी सयाना साबित कर रहा है। इमरान खान कोई चुका हुआ विषय नहीं है बल्कि भविष्य की संभावनाओं के साथ अभी भी मैदान में जमा हुआ है। देखिए इमरान खान की कोशिशें पाकिस्तान को किस ओर ले जाती हैं। सवाल इमरान खान का सत्ता में बने रहना ना रहना नहीं है, बल्कि जानने में दिलचस्पी हमारी है कि एक मुल्क के तौर पर क्या पाकिस्तान की पहचान बदलेगी, क्या पाकिस्तान की शक्ल सूरत बदलेगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के संदर्भ में अतीत जिस कदर कड़वा है क्या भविष्य में वह किसी मुस्कुराहट का संदेश दे पाएगी। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान की सियासत को समर्पित है, वहाँ की जनता को समर्पित है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। इफ्तिखार आरिफ ने जो ये शेर लिखा था उसके अंतर्गत यथार्थ व्यक्त किया था। जिन्हें कुछ कर गुजरना है वो करते तो नहीं है पर बात जरूर खुदा जैसी करते हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत में बैठे हुए लोग उसी प्रकार का आचरण नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने की जरूरत है, गरीबी से निकालने की जरूरत है, ना कि केवल प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरे बदलने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा बड़ा।